नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हम पढ़ रहे थे साझेदारी खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें हमने पढ़ा है गुडविल के बारे में, गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में, वैल्यूएशन के मेथड्स के बारे में। ठीक है, अभी जो गुडविल है इसको हम कब वैल्यूएट करते हैं? जब हमारी फर्म में या फिर तो कोई नया पार्टनर आता है, या फिर हमारी फर्म का समापन हो रहा होता है, या फिर ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि हमको वैल्यूएशन करना पड़ता है ना? तो उनमें से जो एक कंडीशन है नए पार्टनर का प्रवेश, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। नया पार्टनर कौन होता है? जो हमारी पार्टनरशिप फर्म में नया आता है ना? अब वो नया आता है तो बहुत सारी चीजें नई नई होती हैं। क्या क्या नई नई होती हैं? एक तो पहली बात ये है कि हमारी फर्म में कोई भी पार्टनर तभी ही आ सकता है जब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके सारे पार्टनर्स इसके लिए सहमत हों। तो अगर सपोज हमारी फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, जिनमें से 3 पार्टनर तो सहमत हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में ये वाला नया जो व्यक्ति है इसको पार्टनर के रूप में लाया जाए, लेकिन एक सहमत नहीं है, तो उस फर्म में नए पार्टनर को नहीं लाया जा सकता जब तक वो एक भी सहमत नहीं हो जाता। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि सारे पार्टनर्स का सहमत होना जरूरी है नए पार्टनर के प्रवेश के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, इसकी जो वैधानिक स्थिति है वो क्या है, तो पहले लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि मैंने बताया, हम पढ़ने वाले नए साझेदार के प्रवेश के बारे में। ठीक है, तो इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) क्या कहती है कि एक तो जो नया साझेदार आएगा वो कैसे आएगा? सर्व सहमति से, सबकी सहमति होनी चाहिए। जितने पुराने पार्टनर्स हैं वो सारे अगर सहमत हैं तभी ही नया पार्टनर आ सकता है। अभी मैं बता चुकी हूँ, वही बात है। दूसरा, पुराने साझेदारी समझौते की समाप्ति। जो साझेदारी समझौता, जब साझेदारी फर्म बनाते हैं तो एक समझौता हम लिखते हैं, है ना? एक समझौता हम अपने पास रखते हैं, एक संलेख रखते हैं जिसमें सारे बातें लिखी होती हैं हमारी पार्टनरशिप से संबंधित, सारे नियम लिखे होते हैं, सारे कायदे लिखे होते हैं, है ना? तो वो जो पहले वाला समझौता होता है ना, वो अब क्या होता है, नया साझेदार आ रहा है उसको हम खत्म कर देते हैं, वो खत्म हो जाता है और क्या होता है, एक नया समझौता हम बनाते हैं। जब नया साझेदार आता है तो एक नया समझौता बनाते हैं, नया संलेख तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे अधिनियम कहता है, कौन सा? 1932, और इसकी धारा कौन सी है? 31(1). ठीक है, अब वैधानिक स्थिति में आ जाओ, इनकी क्या स्थिति है? नए साझेदार को कुछ अधिकार मिलते हैं, वैधानिक अधिकार मिलते हैं। क्या अधिकार मिलते हैं? एक तो अब क्योंकि वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ गया है, तो जब वो अब हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ गए तो हमारी जितने भी संपत्तियां होंगी जो फर्म की होंगी उसमें उसका भी अधिकार होगा, क्योंकि वो फर्म की संपत्ति है। ठीक है, तो जो संपत्ति है उसमें किसका हिस्सा होगा? नए साझेदार का हिस्सा होगा। ये किसका अधिकार है? नए साझेदार का अधिकार है। दूसरा, भावी लाभों में हिस्सा। अब वो पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है तो उसका ध्येय भी यही होगा कि आगे चल के वो लाभ कमाए, है ना? तो फर्म को जो लाभ होने वाले हैं उसमें भी नए साझेदार का हिस्सा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या है? देखो, जब नया साझेदार हमारी फर्म में आया तो उससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे उसका क्या मतलब है? वो जब आएगा तभी तो उसको पता चलेगा कि हमारी साझेदारी में क्या चल रहा है ना? उससे पहले का उसको क्या पता? तो हम उसके आने से पहले क्या कर रहे थे, इसका उत्तरदायित्व उसके ऊपर नहीं होता है। नया साझेदार जो होता है वो अपने पहले आने से पहले के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। वो अब जब नया पार्टनर बन के आ गया है, अब जो भी होगा पार्टनरशिप फर्म में उसके लिए उत्तरदायी होता है, जब तक कि उनके समझौते में ऐसा लिख नहीं दिया जाता या उनके समझौते में ऐसा कर नहीं दिया जाता कि अब जो भी उत्तरदायित्व होंगे उसके लिए तो ये उत्तरदायी होगा ही होगा, साथ में जो पिछले कार्य हैं उनके लिए भी उत्तरदायी होगा। अगर समझौते में ये बात स्पष्ट की गई है तब तो वो उत्तरदायी होगा पिछले कार्यों के लिए भी, लेकिन अगर स्पष्ट नहीं है तो वो पिछले कार्यों के लिए, उसके आने से पहले वाले कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, है ना? अब नेक्स्ट हम लेखांकन की बात करते हैं। जब हम इनका लेखांकन करते हैं तो हमें कुछ समस्याएं आती हैं कि देखो, अब अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अब नया पार्टनर आ गया तो अब लेखांकन में कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएंगे, है ना? तो एक तो क्या होगा, मैंने भी आपको ऊपर बताया, भावी लाभों में उसका हिस्सा होता है। इन लाभों में हिस्सा लेने के लिए उसको कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको जो हमारे पुराने साझेदार हैं उनके त्याग के अनुपात में उनको ख्याति देनी पड़ती है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? उनको
ख्याति देनी पड़ती है। ख्याति के रूप में कुछ रुपए देने पड़ते हैं जो उनकी ख्याति होती है। और ख्याति क्या होती है? संपत्ति। और वो संपत्ति किसकी होती है? उन पार्टनर्स की होती है जिनके त्याग के अनुपात में वो उनको धनराशि प्रदान करता है। ठीक है, तो लाभ, भावी लाभों में उसको हिस्सा चाहिए तो उसको क्या करना पड़ रहा है? पहले जो त्याग का अनुपात उनको दिया गया, देखो जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं वो कुछ निश्चित अनुपात में आपस में लाभ हानि का विभाजन करते हैं, है ना, करते हैं। अब जब नया पार्टनर आया तो उसको भी तो लाभ हानि में हिस्सा चाहिए। उसको कितना हिस्सा चाहिए? वो कौन कौन लेगा? मैं और एक और बंदा कोई है, हम 2 लोग पार्टनर हैं और एक कोई नया बंदा आ जा रहा है। तो अब जब नया बंदा आ रहा है उसको भी लाभ में हिस्सा चाहिए, हम आधा आधा बांटते हैं और उसको भी हिस्सा चाहिए। अब तीसरा हिस्सा भी करना है तो मैंने कहा कि भाई मैं जितना मुझे मिलता है मैं उसका चौथाई हिस्सा इस बंदे को दूंगी। ठीक, मेरे सामने जो दूसरा पार्टनर था उसने कहा आधा मैं दूंगा। ठीक, उसने आधा दिया, मैंने 1/4 दिया। मेरा त्याग कितना था? 1/4, और उसका त्याग कितना है? आधा है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको उसका आधा और मेरा 1/4 हिस्सा लाभ के रूप में मिलेगा, है ना। तो इस लाभ के एवज में उसको हमको कुछ देना पड़ेगा। भाई हम त्याग कर रहे हैं, हमको भी 50,000 मिल रहे थे, अब हम उसमें से 1/4 तुमको दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं ना, अब हमें पूरे 50,000 नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए उसको कुछ हिस्सा हमको देना, कुछ धनराशि हमको देनी पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारी ख्याति। ठीक है, ख्याति के रूप में हमको वो ही धनराशि देता है और वो सिर्फ हमारी होती है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, कि नया साझेदार जो है जब वो लाभों में हिस्सा लेता है तो कुछ उसकी धनराशि जो त्याग के अनुपात की होती है पार्टनरशिप में, वो उन पार्टनर्स को देता है जिन्होंने त्याग किया होता है। ठीक है, ज्यादातर करते हैं सभी। दूसरा क्या मैंने आपको बताया था? संपत्ति में हिस्सा होता है। अब संपत्ति में उसका हिस्सा है तो उसके लिए भी तो उसको कुछ करना पड़ेगा, तो वो पूंजी लेकर आता है। पूंजी क्या होता है? वो उसके नाम से पूंजी खाता खोल के उसमें जमा कर दी जाती है। ठीक है, ये होता है। तो अभी पूंजी लेकर आया तो हमें पूंजी की भी एंट्रीज करनी है। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? वो नई पूंजी लेकर आया, पहले हमारी पूंजी पड़ी हुई है, उसकी एंट्रीज करी हुई है, हम कर रहे हैं उसकी एंट्रीज। अब नई पूंजी भी लाया है वो, अब उस पूंजी को पूंजी में हमें एडजस्ट करना है ना, तो पूंजी के लिए हम एंट्रीज करते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या? नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। अभी तक जिस अनुपात में हम पार्टनर्स विभाजित कर रहे थे अपने लाभ को, अब नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में हम उसको बांटेंगे तो उसका लेखांकन करेंगे, है ना। तो वो समस्या हमारे पास आती है। तीसरी क्या समस्या आती है? ख्याति का लेखा। देखो ख्याति का जो लेखा है वो करना जरूरी नहीं होता है वैसे तो, क्योंकि ख्याति जो है उसको हम तभी ही लिखते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती है। उसका वास्तव वैसे तो कोई मूल्य है नहीं, मतलब वैसे तो कोई वास्तविक वस्तु है नहीं, उसका मूल्य तो है लेकिन वो कोई वस्तु नहीं है जिसको हम देख सके, छू सके, है ना। तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब नया पार्टनर है तब तो लिखना ही है। तो एक ये समस्या हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारा संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। अब क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, हमने अभी पढ़ा कि संपत्तियों में भी पार्टनर का हिस्सा, नए पार्टनर का हिस्सा होता है ना। तो अब उसका कितना हिस्सा रहेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? और हमारी संपत्ति का मूल्य एक्चुअल में जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग तो उसको हम हिस्सा देंगे। पता चले मूल्य तो 50,000 का है, हिस्सा हम 1 लाख के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, क्योंकि मूल्य घटता है संपत्तियों का, है ना। तो संपत्ति और दायित्व दोनों का ही, दायित्व भी हम भुगतान कर चुके होंगे, बहुत से कम भी हो गए होंगे, हो सकता है बढ़ गए हों। तो दोनों ही चीजों का हम क्या करते हैं? संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अवितरित लाभ हानि एवं संचयों का वितरण। जब नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश करता है तब अगर हमने कोई लाभ अपना वितरित नहीं किया होगा तो वो उस टाइम पर हमें वितरित कर लेना है, क्योंकि अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको उस लाभ में से हिस्सा नहीं मिलना है। अब जो आगे लाभ होना है उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। तो जो लाभ अभी तक हमारे हो चुके हैं लेकिन हमने बांटे नहीं है उनको बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? उनको भी आपस में बांटना पड़ेगा, जो संचय है उनको भी आपस में बांटना पड़ेगा। ठीक है, पूंजी का हमें समायोजन करना पड़ेगा क्योंकि अब वो नई पूंजी लेकर आ रहा है, तो अब हमें जरूरत पड़ रही है पूंजी के समायोजन की। ठीक है, नए साझेदार को गारंटी। अब जो नया साझेदार आया है इसको हम कुछ गारंटी भी तो देंगे कि भाई हाँ तुमको इतना लाभ मिलेगा, कि है कि तुम्हारी जो संपत्ति होगी वो इतनी होगी, तुम्हारी ख्याति का मूल्य इतना है, तो कुछ गारंटी हम उसको देते हैं ना वो। तो ये सारी समस्याएं हमको
आती हैं लेखांकन से संबंधित। सबसे पहले मैंने लिखा है नए साझेदार की पूंजी और उससे संबंधित कुछ यहाँ पर एंट्रीज लिखी। एंट्रीज वही पुरानी वाली एंट्रीज हैं। नया साझेदार आएगा तो हमको ये सारी एंट्रीज फिर करनी है। ठीक है, क्या नया साझेदार आएगा तो क्या लाएगा? पूंजी। ज्यादातर पूंजी लेकर आता ही है। तो अगर वो नकद में पूंजी ला रहा है तो हम क्या एंट्री करेंगे? क्या एंट्री करते हैं हम? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना? वही एंट्री करी हमने, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर पूंजी नकदी और संपत्ति दोनों में ला रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो रोकड़ खाता ऋणी, रोकड़ या बैंक खाता ऋणी, विशिष्ट संपत्ति खाता ऋणी और टू नए पार्टनर्स के कैपिटल यानी कि पूंजी खाते का। ठीक है, तीसरी कौन सी कंडीशन है? पूंजी नकदी में भी लाया है, संपत्ति में भी लाया है और दायित्वों में भी लाया है। नया पार्टनर जो है वो पूंजी को या तो केवल कैश में भी ला सकता है या वो संपत्ति और कैश दोनों ला सकता है, या संपत्ति कैश के साथ में वो लायबिलिटी भी हमारी पूंजी में ला सकता है। ठीक है, तो अगर वो ये तीनों चीजें लेकर आए तो क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट, यानी कि रोकड़ या बैंक खाता ऋणी, विशिष्ट संपत्ति खाते ऋणी, नए पार्टनर के पूंजी खाते का, विशिष्ट दायित्व खाते का। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज तब होंगी जब हमारा जो पार्टनर है वो क्या लेकर आ रहा है? पूंजी लेकर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है वीडियो अच्छा रहा होगा, आपको जो मैंने समझाना चाहा है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।